हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं विधायिका चैप्टर का थर्ड पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे संसदीय नियंत्रण के साधन। इससे पहले हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट करें, आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। यह काम नीति निर्माण, कानून या नीति को लागू करने तथा कानून या नीति को लागू होने के बाद वाली अवस्था यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। विधायिका का यह काम कई तरीकों से विधायिका यह कार्य जो है वो कई तरीकों से करती है। सबसे पहले बहस और चर्चा के द्वारा, सेकंड है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, थर्ड वित्तीय नियंत्रण, फोर्थ अविश्वास प्रस्ताव। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। बहस और वाद विवाद। कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उसके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। विधेयकों पर परिचर्चा के अतिरिक्त सदन में सामान्य वाद विवाद के दौरान भी विधायिका को कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे कुछ अवसर निम्न हैं। प्रश्नकाल। संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें ये नोट डाउन करना है बेटा, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। अब शून्यकाल हेडिंग डालो और उसमें लिखो, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा को स्थगन प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसको बेटा अपनी कॉपी में नोट डाउन करो कि प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में गहरी रुचि दिखाई है और इस समय सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्राय ऊंची आवाज़ में बोलना, अध्यक्ष के आसन के पास चले जाना तथा सदन से बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जा सकती है। बहिर्गमन का मतलब होता है सदन छोड़ करके बाहर चले जाना। बहिर का मतलब बाहर और गमन का मतलब जाना। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सभी कदम सरकार से रियायत प्राप्त करने के राजनीतिक तरीके हैं और इसमें कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बन पाता है। जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत प्राप्त होता है उसके लिए संसद स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं, लेकिन यह मानकर नहीं चला जा सकता है कि यह स्वीकृति मिल ही जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या गठबंधन के विभिन्न सदस्यों अथवा सरकार और विपक्ष के बीच गंभीर मोल-तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत हो पर राज्यसभा में ना हो तो तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ती हैं। अनेक विधेयकों
मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000 को राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। अगला पॉइंट है, हमारी अगली हेडिंग है वित्तीय नियंत्रण। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सरकार के कार्यों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृत करने से पहले लोकसभा सरकार द्वारा धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता है, बल्कि वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। इसको लिख लेना अपनी कॉपी में कि वित्तीय नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों पर भी नियंत्रण करती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी अविश्वास प्रस्ताव। संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है। इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, तब तक सरकार को हटाने की संसद की यह शक्ति वास्तविक कम काल्पनिक ज़्यादा होती है। लेकिन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन में अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए ना रख सकी। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, सदस्य बहस में रुचि रखते हो और उसमें प्रभावशाली ढंग से भाग लें और सरकार तथा विपक्ष में आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्यसभाओं के अधिवेशनों तथा इनमें होने वाली बहस पर खर्च किए जा रहे समय में उत्तरोत्तर गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में गणपूर्ति का अभाव है और विपक्ष द्वारा अधिवेशनों के बहिष्कार जैसी समस्याएं भी हो रही है, जिससे वाद विवाद के द्वारा कार्यपालिका को नियंत्रित करने की सदन की शक्ति प्रभावित हुई है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है संसदीय समितियां क्या करती हैं। विभिन्न विधायी कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि संसद केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उसके पास अत्यंत सीमित समय होता है। किसी कानून को बनाने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों का अध्ययन, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्च की जांच, भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल आदि संसदीय समितियां यह सब कार्य करती हैं। 1983 में भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित हुई। इसको लिखो अपनी कॉपी में। 1983 में भारत में संसद की स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है।
स्थायी समितियों के अतिरिक्त अपने देश में संयुक्त संसदीय समितियों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जा सकता है। समितियों की इस व्यवस्था को संसद का कार्यभार हल्का कर दिया गया है। समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का जो कार्यभार है उसको हल्का कर दिया है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उसको मंजूरी दे दी है। कानूनी नज़रिए से देखें तो संसद की मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकता है और ना ही कोई विधेयक कानून बन सकता है। किंतु यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए सुझावों को संसद शायद ही कभी नामंजूर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि संसद बहस मुबाहिसे का मंच है। बहस मुबाहिसे के ज़रिए ही संसद अपने सभी ज़रूरी काम को अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना ज़रूरी है ताकि संसद की कार्यवाही आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। खुद संविधान में संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। इसको अंडरलाइन, इसको कॉपी में नोट डाउन करो बेटा कि सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। आपने शायद दलबदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़कर जाना चाहे तो क्या होगा? स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक यह समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होना या सांसद को दलबदल करने से रोका जाना चाहिए। अब ये नोट डाउन करना जो मैं बता रही हूँ। 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया और इसे दलबदल निरोधक कानून कहते हैं। इसे बाद में 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया। संसद का अध्यक्ष दलबदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दलबदल किया है तो उसकी सदन से सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त ऐसे दलबदल को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। दलबदल क्या है? देखो, जब कोई व्यक्ति कोई प्रतिनिधि किसी एक दल के नाम पर जीत जाता है और जीतने के बाद वह किसी लालचवश उस दल को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो इसको दलबदल कहते हैं। इसको अपनी कॉपी में बेटा नोट डाउन कर लेना। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे तो उसे दलबदल कहते हैं। इसको पूरे को नोट डाउन करना अपनी कॉपी में। विगत 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दलबदल निरोधक कानून दलबदल को रोकने में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान की है। ये बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम इसमें कुछ जो निष्कर्ष दिया गया है उसको देख लेते हैं। क्या आपने संसद की कार्यवाही का टेलीविज़न पर आंखों देखा प्रसारण देखा है? आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी वेशभूषाएं दिखाई देंगी और देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। वे विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदायों से हैं। वे प्राय एक दूसरे का प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों पर ऐसा लगता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन पीछे इस अध्याय में आपने देखा कि यही सांसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं।
वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की भी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अपनी खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक है। संसद में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है। इससे संसद ज़्यादा प्रतिनिध्यात्मक हो जाती है। इसी कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली और उत्तरदायी संस्था है। यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। अब ये बेटा हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अपने इस चैनल कला वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।